आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले हैं जो भारत के कानूनी इतिहास में शायद पहली बार सामने आई है। किसी चुनावी राजनीतिक पार्टी पर किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया जा रहा है। और ये एक ऐसी कानूनी रणनीति है जो पूरे देश के पॉलिटिकल फंडिंग मॉडल को हमेशा के लिए बदल कर रख सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आज हम 21 अप्रैल 2026 को आरएमएन न्यूज पर राकेश रमन द्वारा प्रकाशित एक बेहद विस्तृत रिपोर्ट को खोलने वाले हैं। इस रिपोर्ट का शीर्षक है इन्वेस्टिगेटिंग द एएपी करप्शन मॉडल एंड सिस्टमैटिक फाइनेंशियल मिसकंडक्ट एलिगेशंस। राइट। और इस दस्तावेज में आम आदमी पार्टी यानी एएपी पर लगाए गए आर्थिक अनियमितताओं और संस्थागत पतन मतलब इंस्टीट्यूशनल डिके के आरोपों को एक पूरे सिस्टम की तरह समझाया गया है। साथ ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा उठाए गए नए कानूनी कदमों का भी गहरा विश्लेषण है। सही कहा। इस डॉक्यूमेंट की सबसे बड़ी खासियत ही यह है कि यह भ्रष्टाचार को अलग अलग घटनाओं की तरह नहीं देखता, बल्कि एक सोचे समझे बिजनेस मॉडल की तरह पेश करता है। बिल्कुल। और हमारा मुख्य उद्देश्य इस रिपोर्ट के मैकेनिक्स को समझना है। आखिर कानून, राजनीति और जांच एजेंसियों की रणनीति यहाँ आपस में कैसे टकरा रही है, ये जानना बेहद जरूरी है। पर देखिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बुनियादी बात स्पष्ट करना काफी जरूरी है। इस रिपोर्ट में भारी राजनीतिक आक्रमण और पक्षपात झलकता है। हाँ, ये पॉइंट क्लियर करना इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ किसी भी पक्ष या विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं। हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर केंद्रित है कि स्रोत में क्या जानकारी दी गई है और उन दावों का कानूनी मतलब क्या निकलता है, चाहे वो दावे कितने भी विवादास्पद क्यों ना हों। सही बात है। तो कानूनी टकराव की शुरुआत जांच एजेंसियों के दृष्टिकोण में आए एक बड़े बदलाव से होती है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि भारत में अब एंटी करप्शन जांच का फोकस सिर्फ अकेले व्यक्तियों पर नहीं रहा। मतलब अब एजेंसीज पूरे संस्थागत ढांचे को ही टारगेट कर रही हैं। जैसे दिल्ली लिकर स्कैंडल इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है, राइट? हाँ, जिसे एक्साइज पॉलिसी केस भी कहते हैं। यहाँ सीबीआई और ईडी के काम करने के तरीके और उनके निष्कर्षों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिला है। फरवरी 2026 में एक दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सीबीआई की जांच में राहत दे दी थी, क्योंकि सीबीआई को प्रत्यक्ष प्रमाण यानी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला था। लेकिन ईडी की जांच अभी भी चल रही है और सक्रिय है। वेट एक मिनट, अगर एक एजेंसी को सबूत नहीं मिलता और कोर्ट राहत दे देती है, तो दूसरी एजेंसी का केस कैसे चल सकता है? यही तो पेचीदगी है। देखिए, सीबीआई इस बात की जांच कर रही थी कि क्या प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत का लेन देन हुआ, जिसके उन्हें पक्के सबूत नहीं मिले। अच्छा। लेकिन ईडी का दायरा अलग है। ईडी पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत काम करती है, जहां पूरा खेल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का होता है। उन्हें ये साबित नहीं करना कि रिश्वत कैसे दी गई। तो उन्हें सिर्फ पैसे के बहाव को मतलब मनी ट्रेल को ट्रैक करना है। पीएमएलए का मैकेनिज्म ठीक इसी तरह काम करता है। व्हाइट कॉलर क्राइम में डायरेक्ट एविडेंस हमेशा मिटा दिया जाता है। ईडी का फोकस इस बात पर होता है कि अपराध से कमाया गया पैसा किस नेटवर्क के जरिए इकोनॉमी में घुसा। चलिए, इसको ठीक से समझते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बीमार पेड़ का इलाज करने के बजाय अब पूरे जंगल की मिट्टी की जांच की जा रही है। बहुत अच्छी एनालॉजी है, और यही वजह है कि पीएमएलए प्रोब इतनी लंबी और जटिल होती है। रिपोर्ट में 20 अप्रैल 2026 के एक ऑर्डर का जिक्र है, जहां जज स्वर्णा कांता शर्मा ने केजरीवाल की रिक्यूजल प्ली खारिज कर दी। और जिसमें जज को ही हटाने की मांग की गई थी, है ना? बिल्कुल। रिपोर्ट इसे कानूनी प्रक्रिया को उलझाने और देरी करने की एक रणनीति के रूप में देखती है, जो विफल हो गई। तो अगर ईडी की जांच उस पैसे के बहाव पर है, तो जाहिर है उनका इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक्साइज पॉलिसी तक नहीं रुकेगा, वो पूरे ढांचे की जांच करेंगे। एग्जैक्टली। और शायद यही वजह है कि ये रिपोर्ट सिर्फ एक शराब घोटाले पर नहीं रुकी। इसने आरोप लगाया है कि ये एक पूरा एएपी करप्शन मॉडल है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में फैला हुआ है। और यहाँ रिपोर्ट में लिस्ट काफी लंबी है। दावा किया गया है कि शीश महल ब्रीच में पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के दौरान सीएम आवास के रेनोवेशन पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। सही कहा। वे क्लासरूम स्कैम की बात आती है, जहां मनीष सिसोदिया पर स्कूल निर्माण में ओवर इनवॉइसिंग का आरोप है। यहाँ तक कि सौरभ भारद्वाज पर भी
5,590 करोड़ रुपए के हॉस्पिटल स्कैंडल का आरोप है। बाप रे। हाँ, जिसके लिए अगस्त 2025 में ईडी ने रेड्स भी की थी। इसके साथ दिल्ली जल बोर्ड यानी डीजेबी के कॉन्ट्रैक्ट का भी बड़ा जिक्र है। यहाँ राघव चड्ढा का नाम आता है। अच्छा, वो डीजेबी वाले केस में? हाँ, रिपोर्ट में एक तथ्य ये भी जोड़ा गया है कि पंजाब के एआईपी एमएलए कुंवर विजय प्रताप सिंह ने 2024 में चड्ढा के ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद इंटरनल डिस्प्यूट्स हुए और चड्ढा को साइडलाइन कर दिया गया। कमाल है। एक मिनट, इस पॉइंट पर एक सवाल उठना लाजमी है। एक राजनीतिक पार्टी के पास एजुकेशन से लेके हेल्थ और फिर वाटर बोर्ड तक इतने अलग अलग सेक्टर्स में घोटाले चलाने के लिए एक बहुत ही सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए होगा। कि ये रैंडम भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि एक सोची समझी संस्थागत रणनीति है। ये तो किसी कॉर्पोरेट फास्ट फूड फ्रेंचाइज जैसा लग रहा है, जहां अलग अलग ब्रांचेस से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और टॉप मैनेजमेंट को भेजा जा रहा है। वही तो। और अगर ये फ्रेंचाइज मॉडल है तो रिपोर्ट के अनुसार जब 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली तो उन्होंने अपना ये ऑपरेशन नए राज्यों में शिफ्ट कर दिया। सही पकड़ा। एक्सपेंशन का ये तरीका रिपोर्ट का एक अहम हिस्सा है। भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब अगला टारगेट बना, जो उनका नया प्लेग्राउंड बन गया। तो इसका मतलब उन्होंने वहां भी सेम मॉडल लगाया? बिल्कुल। इसके कानूनी परिणाम हमें अप्रैल 2026 में देखने को मिलते हैं, जब संजीव अरोड़ा, जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उन पर इंडस्ट्रियल लैंड प्लॉट्स के मुद्दे पर ईडी की रेड्स होती हैं। राइट। और उसी महीने राज्यसभा एमपी अशोक कुमार मित्तल पर फेमा वायोलेशंस और लवली ग्रुप से जुड़ी जांच शुरू होती है। यानी सिस्टम को प्रैक्टिकली दूसरे ज्योग्राफिकल एरियाज में डिप्लॉय किया गया। एग्जैक्टली। और इन सब स्कैटर्ड केसेस को, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब, एक जगह लाकर बांधने का जो कानूनी हथियार ईडी ने इस्तेमाल किया है, वो सच में इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आप सेक्शन 70 की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ईडी ने पीएमएलए के सेक्शन 70 का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी को एक कंपनी का दर्जा दे दिया है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि एक राजनीतिक पार्टी और एक कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। सही बात है। पार्टी विचारधारा से चलती है और कंपनी प्रॉफिट लॉस पर। तो कानून उन्हें एक कैसे मान सकता है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कानूनी भाषा में इसे विकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। सेक्शन 70 के तहत अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपराध से कमाए गए पैसे का फायदा मिलता है तो उसे कॉर्पोरेट एंटिटी माना जा सकता है। वाह वाह। तो रिपोर्ट इसको कैसे जस्टिफाई करती है? रिपोर्ट का दावा है कि एक्साइज पॉलिसी से जो किकबैक्स आई थी, उसे सिस्टमैटिकली गोवा और पंजाब के चुनाव प्रचार में लगाया गया। अब चुनाव प्रचार किसी एक नेता का निजी फायदा तो होता नहीं। सही कहा, वो उस पूरी पार्टी के एक्सपेंशन का हिस्सा होता है। एग्जैक्टली। इसलिए कानून की नजर में उस पार्टी ने वही काम किया जो एक कंपनी अपने इलीगल प्रॉफिट को अपने नए मार्केट्स में इन्वेस्ट करके करती है। यह तो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर ट्रायल कोर्ट कुछ नेताओं को लैक ऑफ डायरेक्ट एविडेंस पर डिस्चार्ज कर भी दे, लेकिन ईडी सेक्शन 70 के तहत पूरी पार्टी को ही एक कॉर्पोरेट एंटिटी मानकर घेर ले, तो सीधा असर उस पार्टी के चुनाव लड़ने की क्षमता, उनके बैंक अकाउंट्स और उनके अस्तित्व पर पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर पीएमएलए के तहत एक राजनीतिक पार्टी एक कंपनी है, तो जाहिर है ईडी ये मानेगी कि उस कंपनी का अपना एक बिजनेस साइकिल या ऑपरेशनल मॉडल होगा। उसी ऑपरेशनल मॉडल को राकेश रमन की इस रिपोर्ट ने एक 16 स्टेप साइकिल में बांटकर समझाया है। ये एक बहुत ही डिटेल्ड चेन ऑफ इवेंट्स है, जिसमें कानूनी बचाव, पब्लिक परसेप्शन और फाइनेंशियल एक्सट्रैक्शन एक साथ काम करते हैं। 16 स्टेप्स, ये सच में किसी स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है। तो शुरुआत कहां से होती है? पहला स्टेप है लाइज, यानी झूठे मॉडल्स बेचना, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए दावे। इसका मुख्य लक्ष्य होता है जनता का ट्रस्ट जीतना। और जब ट्रस्ट बन जाता है तो दूसरा स्टेप आता है सेल। रिपोर्ट कहती है कि इस स्टेप में राज्यसभा की सीट्स और चुनाव के टिकट्स करोड़ों रुपए में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को बेचे जाते हैं। सही कहा। तो मैकेनिक्स ये हुए कि पहले ट्रस्ट जनरेट करो, फिर उस ट्रस्ट को टिकट बेचकर मोनेटाइज करो, और उसके बाद आता है करप्शन, जहां इन टिकट्स खरीदने वालों को अपना पैसा वसूलने के लिए पॉलिसी लेवल पर भ्रष्टाचार करने की छूट मिलती है। और इस इलीगल रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइड का स्टेप आता है। दावा है कि हवाला रूट्स के जरिए हजारों करोड़ रुपए यूनाइटेड किंगडम भेजे गए। वेट, यहाँ रिपोर्ट में एक इंटरनल टकराव का भी तो जिक्र है ना, जिससे ये पूरा मशीनरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हाँ, एक राज्यसभा एमपी का जिक्र है, जिन्हें रिपोर्ट ने उनकी एफेमिनेट अपीयरेंस के हवाले से पॉइंट आउट किया है।
दावा है कि उन्होंने यूके से फंड्स वापस लाने से इनकार कर दिया था, जिससे एक इंटरनल गैंग वॉर शुरू हुई। उसके बाद रिपोर्ट लूट और एक्सपैंड के स्टेप्स बताती है, और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब सिर्फ इल्जाम से मुकरना नहीं है, इसे एक रणनीति की तरह इस्तेमाल किया जाता है जहां जांच एजेंसियों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता दिया जाता है। अच्छा, तो इसका असर ये होता है कि एक फाइनेंशियल क्राइम का नैरेटिव एक सोशियो पॉलिटिकल विक्टिमहुड में बदल जाता है। एग्जैक्टली, ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। अगर डिफ्लेक्ट स्टेप को गौर से देखें तो सोशियो पॉलिटिकल टैक्टिक्स और फाइनेंशियल एक्सट्रैक्शन आपस में एक दूसरे को फीड कर रहे हैं। राजनीतिक विक्टिम कार्ड खेलना आर्थिक लूट को छुपाने के लिए एक लीगल शील्ड का काम करता है। पब्लिक का ध्यान बैंक अकाउंट्स और मनी ट्रेल से हटाकर उस टकराव पर ले जाया जाता है कि क्या सच में लोकतंत्र खतरे में है या नहीं। सही बात है, और उस सोशियो पॉलिटिकल शील्ड के पीछे दूसरे ऑपरेशंस चलते रहते हैं। रिपोर्ट इसके बाद सबवर्ट स्टेप की बात करती है, जिसमें जेल के अंदर ऑफिशियल्स को रिश्वत देकर लग्जरी और आरामदायक सुविधाएं पाने का आरोप है ना? हाँ, इससे पार्टी काडर में ये मैसेज जाता है कि सिस्टम अभी भी उनके कंट्रोल में है। और फिर इस 16 स्टेप साइकिल के सबसे आखिरी और खतरनाक कदम आते हैं, जो कि है जुडिशियल कैप्चर, ब्राइब फॉर बेल और स्यूडो एक्विटल। इन स्टेप्स ने तो पूरी जुडिशियल सिस्टम पर ही सवाल उठा दिए हैं। रिपोर्ट एक जुडिशियल वल्नरेबिलिटी की बात करती है जिसे ठीक से तोड़ना पड़ेगा। आमतौर पर लोगों को लगता है कि जब तक कैश रिकवरी नहीं होती, यानी चोरी का पैसा हाथ में नहीं आता, ईडी अकाउंट्स फ्रीज नहीं कर सकती या केसेस आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता। कानून बिल्कुल ऐसा नहीं कहता। व्हाइट कॉलर क्राइम्स और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में जांच आगे बढ़ाने और ट्रायल शुरू करने के लिए सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य ही काफी होता है। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शंस, ईमेल्स, मीटिंग्स और पॉलिसीज के पैटर्न से यह साबित करना कि पैसा जनरेट हुआ और मूव हुआ। कैश रिकवरी जरूरी नहीं है। कैश रिकवरी सिर्फ एक एड ऑन होती है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहीं पर उस सूडो एक्विटल यानी झूठी रिहाई का खतरा सामने आता है। अगर परिस्थितिजन्य साक्ष्य काफी हैं, तो ट्रायल लंबा चलेगा। लेकिन रिपोर्ट आरोप लगाती है कि एपी ने इस लंबे ट्रायल को बाईपास करने के लिए मिनी ट्रायल्स का सहारा लिया। एक प्रिलिमिनरी हियरिंग जहां सिर्फ बेसिक फैक्ट्स चेक होते हैं, उसमें बेल मिलने को इस तरह से मीडिया में पेश किया गया जैसे वही फाइनल फैसला हो और वो कंप्लीटली निर्दोष साबित हो गए हों। इस वेपनाइज्ड पब्लिक ओपिनियन का सीधा असर जुडिशरी पर पड़ता है, क्योंकि जब पब्लिक को लगता है कि नेता निर्दोष है, तो आगे आने वाले किसी भी नए जज पर एक भारी साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है। यही वो जुडिशियल कैप्चर का हिस्सा है जिसके बारे में रिपोर्ट आगाह कर रही है। रिपोर्ट में जिक्र है कि क्रिमिनल इंटरमीडियरीज यानी ऐसे राजनीतिक वकील जो कानूनी लूपहोल्स और मीडिया का इस्तेमाल करके न्यायपालिका में घुसपैठ करते हैं, उनका इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को सबवर्ट किया जाता है। इन सब आरोपों का दायरा इतना बड़ा है कि रिपोर्ट के लेखक राकेश रमन आखिर में कुछ बेहद आक्रामक मांगे रखते हैं। हाँ, और उन मांगों का स्केल काफी एक्सट्रीम है, जैसे कि इन व्हाइट कॉलर क्राइम्स के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं। और हमें यहाँ वापस याद दिलाना होगा कि ये मांगे और निष्कर्ष पूरी तरह से लेखक के निजी और आक्रामक विचार हैं। हम सिर्फ उन्हें रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, लेखक की मांग यहाँ तक है कि अनट्रायल्ड कोर्ट जजेस की जांच की जाए जिन्होंने सस्पिशियसली केसेस में एक्विटल्स या डिस्चार्जेस दिए थे। और लेखक का आग्रह यही नहीं मक्का, वो एग्रेसिवली इंटरनेशनल हवाला राउट्स ट्रैक करने की बात करते हैं। और उनकी निजी मांग है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को आजीवन कड़ी कैद में रखा जाए। ये सारी बातें दिखाती हैं कि रिपोर्ट का दायरा कितना पोलराइजिंग और ओपिनियनेटेड है। पर अगर इन आक्रामक मांगों से आगे बढ़कर रिपोर्ट एक कोर एनालिसिस पर ध्यान दिया जाए तो एक बात तय है। वो क्या? कि व्हाइट कॉलर क्राइम्स के इन्वेस्टिगेशंस अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। पीएमएलए के अंतर्गत लायबिलिटी फिक्स करने का तरीका अब बिल्कुल एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन जैसा हो गया है। तो इस गहरे विश्लेषण को अगर हम समेटे तो हमने देखा कि कहानी सिर्फ एक एक्साइज पॉलिसी से शुरू होती है, लेकिन ईडी की रणनीति उसे पंजाब और अलग अलग डिपार्टमेंट्स तक ले जाती है। और हमने ये भी देखा कि कैसे पीएमएलए का सेक्शन 70 एक पूरी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टी को एक कॉर्पोरेट कंपनी में बदल कर रख देता है। साथ ही कैसे एक 16 स्टेप करप्शन मॉडल में विक्टिमहुड को फाइनेंशियल एक्सट्रैक्शन का ढाल बनाया जाता है। अंत में मिनी ट्रायल्स और सूडो एक्विटल्स के जरिए न्यायपालिका पर पड़ने वाले असर को भी हमने समझा।
ये चर्चा इसलिए अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि देश के कानून और भ्रष्टाचार की जांच अब सदियों पुराने रिश्वत लेने के तरीकों से बहुत आगे निकल आई है। अब ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स और कानून की पेचीदगियों के बीच की लड़ाई बन चुकी है। और इस लड़ाई को समझने के बाद आखिर में इस चर्चा से जुड़ी एक बात छोड़ना चाहूंगा जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। हाँ, बताइए। अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये स्ट्रैटेजी सफल हो जाती है और सच में एक पॉलिटिकल पार्टी को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के तहत एक कॉर्पोरेट कंपनी मान लिया जाता है, तो क्या भविष्य में भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग हमेशा के लिए बदल जाएगी? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अगर पार्टी एक कंपनी है, तो क्या अब हर पार्टी को एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करनी पड़ेगी और अपने हर कैंपेन फाइनेंस को कॉर्पोरेट ऑडिट से गुजरना पड़ेगा? अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं रहेगी, ये भारत की चुनावी राजनीति को जड़ से बदल देगा। ये सच में एक बड़ा सवाल है।